हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट की वीडियो लेक्चर में हमने SN1 के बारे में बात की थी और SN1 के आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1 तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से एल्काइल हैलाइड होंगे जो कि SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन नहीं देने वाले एल्काइल हैलाइड कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक आपने देखा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे हम क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे X लगा दूं तो इसे हम क्या बोल देंगे? विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड भी SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं देते हैं? देखो X पे क्या है, हेलोजन पे क्या है, X यहाँ पे क्या होगा? हेलोजन होगा। और हेलोजन पे हमें पता है कि लोन पेयर होते हैं, और ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा। मीन्स यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, एंड ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी और ये कभी भी आपको SN1 रिएक्शन नहीं देगा। और कौन नहीं देता है भाई? तो ये तो आप लिख सकते हैं विनाइल हैलाइड। ठीक है, पहला वाला। दूसरा आपका एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड कौन होते हैं? जैसे ये रहे आपके एराइल हैलाइड। रीजन क्या होगा? सेम रीजन होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और ये भी मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी अब देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो आपका SN1 है वो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो ये भी आपका SN1 रिएक्शन नहीं देता है। थर्ड कंपाउंड कौन हो सकता है? अगर आपने बाइसाइक्लो कंपाउंड पढ़े हो और बाइसाइक्लो कंपाउंड में देखा हो इस तरीका सा Cl था और Cl निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे सपोज मैंने कार्बोकेटाइन लगा दिया, तो ब्रीज हेडेड कार्बोकेटाइन। तो ब्रेडिक रूल के अकॉर्डिंग ब्रीज हेडेड कार्बोकेटाइन, या फिर हम बोलेंगे ब्रिज पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे कभी भी कार्बोकेटाइन बन ही नहीं पाएगा, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी आपका SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। सपोज कि यहाँ पे Cl था, अगर इसको आप हटाओगे तो क्या करोगे? कार्बोकेटाइन बनाओगे, और वो कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल नहीं होगा। और SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है आपका RDS, तो रेट क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दैट्स व्हाई ये भी आपका SN1 रिएक्शन नहीं देगा। थर्ड आप बोल सकते हो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बहुत ही कम रेट होगी SN1 रिएक्शन देने की, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो काफी अनस्टेबल होगा, जैसे CH3X है ना। तो आपके ये चार ऐसे कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, और आपको ये याद होना चाहिए, इसको नोट करो। अब हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसे एनर्जी लेवल डायग्राम भी बोलते हैं, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, और उस एग्जाम्पल में आपको प्रोडक्ट भी बनाया है, और कहा गया है कि इस रिएक्शन के लिए आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम प्लॉट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक्सो के लिए होगा या एंडो का। तो जो कि आपको ये बता रखा है कि यहाँ पे वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, मतलब CX बॉन्ड टूट के CO बॉन्ड टूट रहा है, तो ये जो आपका ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा? एक्सोथर्मिक के लिए होगा, पहली बात। तो आपको जब भी एक्सोथर्मिक के लिए आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये याद रखना चाहिए कि रिएक्टेंट का जो हाइट होगा, जैसे रिएक्टेंट आप यहाँ पे रखे हुए हो, तो प्रोडक्ट का लेवल ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा? प्रोडक्ट आपका नीचे की ओर आएगा। ये दो चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही यहाँ पे क्या है? RDS है। तो RDS की पिक यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये RDS की पिक को यहाँ पे लेके गए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांजिशन स्टेट 1, राइट। अब क्या यहाँ पे क्या हुआ होगा भाई? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया है। फिर बताओ कि कार्बोकेटाइन के बाद क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनने के बाद में अटैक ऑफ वाटर होगा, तो यहाँ पे आपके पास में जो सेकेंड आएगा वो क्या आएगा? अटैक ऑफ वाटर के लिए आएगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे सेकेंड पिक आपकी बनी है
अटैक ऑफ वाटर के लिए। इतना समझ में आया? फिर क्या होगा? फिर फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको आप थोड़ा सा और नीचे लेके जाएं। तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनी यहाँ पे? 3। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, उसके बाद में क्या है? अटैक ऑफ वाटर, उसके बाद में ये डीप्रोटोनेशन होके फाइनली आपका क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्टेंट CH3 होल ट्वाइस CCl, ये था रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बना आपका? प्रोडक्ट आपका ये बना CH3 होल थ्राइस COH। क्या होता है कि जितनी बार अगर सपोज कि यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग कराई होती है, जैसे 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो उसके लिए भी हर एक स्टेप के लिए आपको पिक का फॉर्मेशन करना होगा। समझ में आ गई बात? ये तो मैंने एग्जांपल लिया, आप और एग्जांपल लेके इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करना। अगर बात करने वाले SN2 रिएक्शन, इसका नाम क्या है? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला पार्ट SN1 कंप्लीट हुआ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब जरा देखें भाई कैसे होता है ये। सपोज कि आपके पास में यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट है और इधर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आता है और प्रोडक्ट आपका बनता है ये ऐसे। क्या हुआ होगा देखें, SN2, आप ये सोचोगे कि यही तो SN1 में हुआ था, न्यूक्लियोफाइल निकला था, मतलब लिविंग ग्रुप निकला था, न्यूक्लियोफाइल आया था और प्रोडक्ट बन गया था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप के निकलने से पहले ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है। कैसे? कि इसको जरा हम ऐसे लिख सकते हैं, H और X वैज डेज के फॉर्म में, राइट? एक H एक H। तो होता ये है कि ये लिविंग ग्रुप जब इधर से निकलता है, जब ये लिविंग ग्रुप इधर से निकलने की तैयारी करेगा, तब ये न्यूक्लियोफाइल कहीं बैक साइड से इधर से आने की तैयारी करेगा। OH माइनस मतलब ये बैक साइड से आएगा। ठीक है, तो आपको ये बताया गया था कि जो रिएक्शंस आपकी होती है वो या तो वाया फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंप्लीट होगी या फिर ट्रांजिशन स्टेट के बनने पर कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखिए, ना तो ये कंप्लीटली बाहर निकला है और ना ही ये कंप्लीटली जुड़ा है। तो आपके पास में यहाँ पे एक स्टेज ऐसी आती है, इसको हम, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से बॉन्ड बनाने की इसके साथ में कोशिश कर रहा है, BF बॉन्ड फॉर्म। ये जो X है ये बॉन्ड टूटने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है इसके साथ में, बॉन्ड ब्रोकन। आपके पास एक H यहाँ पे था, एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे है, राइट? इधर मेरे पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि OH आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और इस X पे भी क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्टेज आई है, इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, राइट? दूसरा, अगर आप देखें, इनको सबको मिला दो, मिला के देखा तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि उल्टा छाता, ये आपका अम्ब्रेला और ये आपकी क्या होगी? डंडी उसकी होगी छाते की। तो इसीलिए इसका एक और नाम है अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? अम्ब्रेला इन्वर्जन। और क्या बोलते हैं इसे? एक और नाम दिया गया है इसे, वेल्डन इन्वर्जन। तो ट्रांजिशन स्टेट बोले या अम्ब्रेला इन्वर्जन बोले या फिर इसे वेल्डन इन्वर्जन बोले। फिर जब ये पूरी तरह से निकल जाएगा तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिल जाएगा? CH3OH, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जैसे SN1 में आपको इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था और यहाँ पे क्या बना है?
ट्रांजिशन स्टेट बना है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये बहुत कम टाइम के लिए बनती है, 10⁻⁵ सेकेंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनती है। लेकिन वहां पे कार्बोकेटाइन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि आप इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड बट ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। बात समझ में आ गई? ये एक बेसिक डिफरेंस है, इतना नोट करो। फिर ओके, तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2 रिएक्शन। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, तो आपको ट्रांजिशन स्टेट में कहीं पे 5 बॉन्ड बनते हुए दिखाई दिए थे, राइट। इस तरीके से 5 बॉन्ड दिखाई दिए होंगे। इधर से आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, अटैक कर रहा था, यहाँ से लिविंग ग्रुप आपका निकल रहा था, और यहाँ पे एक एच था, यहाँ पे एक एच था, यहाँ पे एक एच था। तो आपके किसी के दिमाग में ये आया होगा कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो यहाँ पे 5 कैसे हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल डोनेट इट्स लोन पेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है। बोलो बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी जो SN2 की जो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि SN2 रिएक्शन की रेट किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि अपने यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड, तो मैं यहाँ पे RX लिख रही हूँ, एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों की ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है ना। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगी ये, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। एंड सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल इधर से निकला था और लिविंग ग्रुप इधर से निकला था और न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक किया था। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास में यहाँ पे Cl है, इधर H, सपोज यहाँ पे D है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। जब हमारे पास में यहाँ पे T लिख लेते हैं, जब हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो आपको यहाँ पे हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। तो जिधर से C निकला उसके बैक साइड से आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड करोगे, ये D हो जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा। तो हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। बोलो बात समझ में आई? इसके अपोजिट जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन हो सकता था, और इसलिए वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो वहां पे आपको इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपके पास में यहाँ पे PH HCl CH3 आया और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद में क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जिधर से Cl निकला यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना तो ये इसी साइड से अटैक कर सकता है। जब जिधर से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, सॉरी जिधर से लिविंग ग्रुप निकलेगा उधर ही अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसे हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। इसके अपोजिट अगर हम लिविंग ग्रुप को इधर से निकालते हैं और बैक साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आपका आके अटैक करता है तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो SN1 में आपको रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन SN2 में आपको 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। बोलो बात समझ में आई?
इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा या तो न्यूक्लियोफाइल ने उधर ही अटैक कर लिया जिधर से आपका लिविंग ग्रुप निकला था, तो इसे हम कहेंगे आपका रिटेंशन प्रोडक्ट। और दूसरा इसके साथ में क्या बन सकता है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, फिनाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, CH3। तो अपोजिट साइड से आया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट। बात समझ में आई? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है SN1 और SN2 के रिगार्डिंग, इतना नोट करो। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन। पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे हमने ये देखा था कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, मतलब उसे अटैक करने के लिए सफिशिएंट जगह चाहिएगी। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का जो नेचर है वो क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, इसके आसपास कोई भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि रेट जो होगी SN2 की, रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। कोई क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट? मतलब ये कि आपके पास में CH3X है, देन CH3CH2X है सपोज, है ना? कहाँ पे अटैक करना ज्यादा आसान होगा? जहां पर भीड़ कम है। यहाँ पे एक ही CH3 है, यहाँ पे आपके पास में 2 कार्बन है, मतलब भीड़ ज्यादा है, तो अटैक करना यहाँ पे ज्यादा आसान होगा। तो इसकी रेट ज्यादा हो जाएगी SN2 के लिए एज कम्पेयर टू दिस। तो इन शॉर्ट आप ये बोलेंगे 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX एंड 3 डिग्री RX, इनकी रेट का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसका उल्टा हमने SN1 में पढ़ा था, ठीक है? दूसरा आपका फैक्टर क्या होगा? सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आपके पास में जो सॉल्वेंट होगा वो पोलर अप्रोटिक होना चाहिए। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को बढ़ाता है। SN1 में क्या था भाई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था। तीसरा फैक्टर आपका क्या हो सकता है? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो चूंकि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी रेट डिपेंड करती है, ठीक है? तो डिपेंड करेगी, यहाँ पे डिपेंडेंट है, लेकिन वहां पे क्या था? इंडिपेंडेंट थी। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या रिएक्टेंट, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फोर्थ है आपका लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो SN1 एंड SN2 दोनों के लिए सेम चीजें होगी कि जब तक ये लिविंग ग्रुप इसको छोड़ के नहीं जाएगा तब तक आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो SN1 के लिए क्या बताया गया था? बेटर द लिविंग ग्रुप मोर विल बी द रिएक्शन। तो सेम चीजें यहाँ पे भी होगी कि अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो अच्छी रिएक्शन होगी, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर विल बी द रिएक्शन। मैंने बात समझ में आई? एंड लास्ट वाला होगा आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था? CH बॉन्ड टूटकर CO बॉन्ड बन रहा था, मतलब रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। और इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए टेम्परेचर कौन सा फेवरेबल होगा? लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपके लिए क्या रखना पड़ेगा? लो रखना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, लो टेम्परेचर। तो ये 5 फैक्टर थे जो कि SN2 की रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। देखो, जब हमारे पास में RX पर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो आपके पास में यहाँ पे क्या बन रहा था? ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज R और इस X पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट हुआ करती थी। तो आप ये देख पा रहे हो कि ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप इन दोनों पे ही क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर यहाँ पे बढ़ती है तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास में किसी कंपाउंड में EWG ग्रुप जुड़ा हुआ है,
EWG मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो ये भी एक बोल सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग में ही आना चाहिए, लेकिन मैं उसको अलग से कवर कर रही हूँ क्योंकि आपको और अच्छे से क्लियर होना चाहिए था कि EWG ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है किसी कंपाउंड में तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को बहुत ज्यादा टाइम इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Cl, B है CH3Cl, C में आपके पास में CH3CH CH3Cl एंड D में आपके पास में है CH3CH3Cl। इस टाइप से कोई है ABCD 4 आपको कंपाउंड दिए गए हैं एंड पूछा गया है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगी, राइट। तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये ग्रुप क्या है आपका EWG ग्रुप है और इस EWG ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम बात करें B, C और D की, तो यहाँ पे D में देखो आपको बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग दिख रही है, ठीक है ना। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 डिग्री का है लेकिन ये आपका 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, तो इन तीनों के कंपैरिजन में B की रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो ओवरऑल आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ABCD। पूरा बात समझ में आई, ये क्लियर हो गया। इन तीनों को तो अपन ने कंपेयर किया किससे, स्टेरिक क्राउडिंग से, और ये वाला जो था इसकी रेट क्यों बढ़ गई ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर जुड़ा हुआ है EWG ग्रुप। आई होप क्लियर हुआ। तो ये बात थी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की। SN2 के रिगार्डिंग और भी बातें करना बाकी है, लेकिन आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कुछ नेम रिएक्शन जो कि स्पेशली SN2 मैकेनिज्म पर ही बेस्ड ऑन है।